अरे इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, क्या बताऊँ चाचा। पूरी मैया। सर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? हाँ। सर आपने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम किया था? सर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। Wake up. A middle class is one hospital bill away from poverty. एक मिडिल क्लास आदमी और गरीबी के बीच में बस एक हॉस्पिटल बिल का फासला होता है, जिससे बचने के लिए हम में से काफी लोग हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा कराते हैं। पर आखिर ये होता क्या है? अ हेल्थ इंश्योरेंस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी एंड अ पर्सन, जिसमें एक व्यक्ति उस इंश्योरेंस कंपनी को हर महीने या फिर साल में एक बार कुछ अमाउंट पे करता है और बदले में इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति के मेडिकल खर्चों को उठाने का प्रॉमिस करती है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। बात तो सही है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपने वादे से मुकर जाए या फिर कहे कि हम आपको ट्रीटमेंट का सिर्फ आधा अमाउंट ही पे करेंगे। हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज काफी तेजी से ग्रो कर रही है और इनके साथ ही ग्रो हो रहा है स्कैम। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। मान लीजिए कि फूड पॉइजनिंग की वजह से आपके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है या फिर आपको बुखार हो जाता है। ऐसे में आप किसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने कंडीशन को एक्सप्लेन करते हो। अब अगर हॉस्पिटल आपका ईमानदारी से इलाज कर देती है फिर तो क्या ही बात है, लेकिन अगर आपके हॉस्पिटल में पहुंचते ही वो लोग आपसे पूछते हैं कि क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आपको तुरंत सावधान होने की जरूरत है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि आपने बता दिया कि यू हैव ए हेल्थ इंश्योरेंस, तो काफी सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो आपके पेट दर्द को, आपके बुखार को एक बड़ी बीमारी बता देंगे ताकि वो एक लंबा चौड़ा बिल बना सके। हो सकता है कि वो आपके पेट दर्द को अपेंडिसाइटिस बता करके आपका ऑपरेशन कर दे और आपके अपेंडिक्स को निकाल फेंके, या फिर आपके बुखार को टाइफाइड, मलेरिया या फिर कोई और बड़ी बीमारी बता देंगे ताकि वो आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर सके। ऐसे में आपके सामने लाखों का बिल आ सकता है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि क्या ही फर्क पड़ता है, आखिर बिल तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, पर ऐसा जरूरी नहीं है। और दोस्तों, इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि बेशक मान लीजिए कि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपका बिल पे कर भी देती है तो आखिर शरीर तो आपका है और अगर ऑपरेशन एक बार हो गया तो इसके परिणाम आपको ही भुगतने पड़ेंगे। क्या कर सकता हूँ यार? आप सिंपली कुछ बातों का ध्यान रख सकते हो, जैसे कि आप जब भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो जाते ही रिसेप्शन पे ये मत बताइए कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर नहीं। दूसरी चीज, अगर आपको कोई डॉक्टर कहते हैं कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा या फिर आपको कोई बड़ी बीमारी है, तो सबसे पहले आप किसी जान पहचान के भरोसेमंद डॉक्टर के पास जाइए और उनसे सेकेंड ओपिनियन लीजिए। आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में भी जाके टेस्ट करा सकते हैं, इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपको कोई बीमारी है भी या नहीं। इस तरीके से आप हॉस्पिटल्स में होने वाले हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड स्कैम से बच जाओगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये स्कैम सिर्फ हॉस्पिटल्स तक लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो फालतू के रीजन से क्लेम्स को रिजेक्ट कर देती है। तो अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आप इन कंपनीज के ट्रैप में फंस जाओगे, जिसमें आप सालों साल प्रीमियम्स तो पे करते रहोगे, लेकिन जब क्लेम करने की बारी आएगी तो आपको जीरो या फिर ना के बराबर बेनिफिट मिलेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। तो चलिए एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे नजर डालते हैं। मार्च 2022 में अनीता गुप्ता नाम की एक लेडी के हस्बैंड HDFC लाइफ से 19.5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं और उसका प्रीमियम हर महीने टाइम पे करने लग जाते हैं। लेकिन ठीक 5 महीने के बाद उनकी डायबिटीज एंड क्रोनिक लिवर डिजीज की वजह से अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। और ऐसे टफ टाइम में अनीता जी को पता चलता है कि HDFC लाइफ ने उनके हस्बैंड के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज। मतलब कि HDFC लाइफ के अकॉर्डिंग अनीता जी के हस्बैंड ने इंश्योरेंस खरीदते समय उनके डायबिटीज कंडीशन के बारे में कंपनी को जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद अनीता जी HDFC लाइफ के अगेंस्ट केस फाइल करती है एट दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन, जहां पर कोर्ट ये डिक्लेयर करती है कि जिस समय अनीता जी के हस्बैंड ने पॉलिसी खरीदी थी उस समय वो डायबिटीज से डायग्नोज्ड नहीं हुए थे और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी
किसी क्लेम को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बोल के रिजेक्ट नहीं कर सकती। एंड देन कोर्ट HDFC लाइफ को अनीता जी को क्लेम के पैसे इंटरेस्ट के साथ पे करने का ऑर्डर पास करती है। ये पहला केस नहीं है दोस्तों। अक्सर पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम करते समय बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो अमाउंट उन्हें मिलना चाहिए उसका 30%, 40% या ज़्यादा से ज़्यादा 50% ही उनको मिल पाता है। और ये परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग कोर्ट कचहरी से दूर रहना चाहते हैं और इस बात को इंश्योरेंस कंपनीज बहुत अच्छे से जानती है और इसका गलत फायदा उठाती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, हमारी आवाज कौन सुनने वाला है? हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हमारे साथ स्कैम करती कैसे, और इसको जानने के लिए हमने कई सारे इंश्योरेंस एजेंट से बात करी और उनके इंटरव्यूज को भी रिकॉर्ड करने का ट्राई करा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे इंश्योरेंस एजेंट्स ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। लेकिन उनसे बात करके हमें ये पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो पॉलिसी बेचते समय टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें ठीक से एक्सप्लेन नहीं करती। वो सिर्फ हमें अच्छे अच्छे पॉइंटर्स एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि हमें बहुत अच्छा लगे सुन के कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो हमें बताते ही नहीं है। और यही होता है हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम। इसमें हमारी भी बहुत बड़ी गलती है बिकॉज वी बाय पॉलिसी लुकिंग एट प्रीमियम एंड नॉट एक्सक्लूजन्स। हम पॉलिसी को उसके प्रीमियम का अमाउंट देख के खरीदते हैं और उसकी शर्तों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रीमियम में थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हम लाखों रुपए गंवा देते हैं। इसीलिए किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो किसी जानकार आदमी से पूछिए या फिर हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट से हर चीज़ का मतलब क्लियरली समझ लीजिए। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको खास ध्यान देना है। हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं जो आपके ओवरऑल क्लेम अमाउंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। और वो पॉइंटर्स ये हैं, जैसे कि रूम कैप जिसे हम रूम रेंट लिमिट भी कहते हैं, कोपे, सब लिमिट्स बेस्ड ऑन डिजीज, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर, डे केयर ट्रीटमेंट कवरेज एंड वेटिंग पीरियड्स। आइए समझते हैं आखिर इन पॉइंटर्स का मतलब क्या है और ये कैसे आपके क्लेम अमाउंट को अफेक्ट कर सकती है। पहला है रूम कैप। इस क्लॉज के अंदर यूजुअली जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट होता है उसको रूम रेंट के प्रोपोर्शनेट कर दिया जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है 10 लाख रुपए का, जिसका रूम रेंट लिमिट 5,000 रुपए है। अब किसी इमरजेंसी के दौरान आपको 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ पे कोई भी 5,000 का रूम अवेलेबल नहीं है और आपको 10,000 के रूम में रुकना पड़ता है। अब आप सोचोगे कि चलो ठीक है, 5,000 की जगह 10,000 का रूम है तो 5,000 मैं अपने जेब से दे दूंगा। और 2 दिन के बाद मान लीजिए कि आपका बिल 2 लाख रुपए का आता है। अब आप सोचोगे कि चलो ठीक है, 10,000 मैं अपने जेब से दे दूंगा, रूम रेंट एक्स्ट्रा जो हुए हैं, और बाकी जो 1,90,000 हैं वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को रीइम्बर्स कर देगी। लेकिन जो आपको रियल में क्लेम अमाउंट मिलेगा वो 1 लाख रुपए से भी कम होगा, क्योंकि आप जिस रूम में रुके थे उसका रेंट था 10,000 रुपए और आपके इंश्योरेंस में रूम कैप यानी कि रूम रेंट की लिमिट 5,000 रुपए है, यानी कि 10,000 से आधी। उसी प्रकार से ये लोग आपके क्लेम अमाउंट को भी रूम रेंट से प्रोपोर्शनेट कर देंगे। 2 लाख रुपए का बिल आया है तो इसको आधा करके आपको 1 लाख रुपए ही देंगे। इसलिए जब भी आप इंश्योरेंस खरीदे तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके इंश्योरेंस में कोई भी रूम कैप यानी कि रूम रेंट की लिमिट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कोपे का, जिसका मतलब होता है कि मिलजुल के पेमेंट करना। इसके साथ में कुछ परसेंटेज भी लिखे होते हैं, यूजुअली ये 30%, 40%, 20% होते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके इंश्योरेंस में 20% का कोपे का क्लॉज लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये होगा कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं और आपका 1 लाख रुपए का बिल आता है तो उसका 20% आपको खुद पे करना पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 80% पे करेगी। अब आप खुद ही सोचिए, कोई भी इंसान इंश्योरेंस इसलिए कराता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में उसको पैसे के बारे में सोचना ना पड़े। लेकिन को पे के क्लॉज की वजह से आप हर महीने प्रीमियम तो भरोगे ही, लेकिन जब आप क्लेम करोगे तब क्लेम करते समय भी आपको 20%, 30%, 40% और 50% तक पे करना पड़ सकता है। इसमें एक और कंडीशन भी होती है, अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में रहते हो और आप टीयर 1 सिटी में जाके अपना इलाज कराना चाहते हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको ज़्यादा परसेंटेज ऑफ अमाउंट पे करना पड़ सकता है।
इसीलिए जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले तो को पे का क्लॉज जरूर पढ़े, ताकि आपको इमरजेंसी सिचुएशन में अपने जेब से पैसे ना देना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज सब लिमिट्स बेस्ड ऑन डिजीज। इसमें इंश्योरेंस कंपनीज कुछ पर्टिकुलर डिजीज पे सब लिमिट्स लगा देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इंश्योरेंस में लिखा है कि हार्ट सर्जरी पे 1 लाख रुपए का सब लिमिट है, तो बेशक आपका इंश्योरेंस 20 लाख रुपए का हो, अगर आपको हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा पे नहीं करेगी। इसीलिए जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लो तो आपको इंश्योर करना है कि कहीं किसी डिजीज पे सब लिमिट तो नहीं है। अगला पॉइंट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर। कोई भी इंसान जब बीमार होता है तो वो डायरेक्टली हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता, उससे पहले कई तरह की दवाइयाँ खाई जाती हैं और एडमिट होने के बाद जब घर आ जाते हैं उसके बाद भी कई दिनों तक ट्रीटमेंट चलता है, कई दिनों तक दवाइयाँ खाई जाती है और इन सब का भी एक कॉस्ट होता है। इसीलिए जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लो तो आपको ये इंश्योर करना है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का कॉस्ट और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जब पेशेंट घर आ जाता है उसके बाद का कॉस्ट भी वो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है। इसके बाद आता है डे केयर ट्रीटमेंट। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज एक दिन में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोतियाबिंद या फिर अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स निकालना हो, इन सब का ट्रीटमेंट एक दिन में हो सकता है। लेकिन बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी हैं जिनको क्लेम करने के लिए कम से कम आपको हॉस्पिटल में एक दिन रुकना पड़ता है। तो जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले तो आपको ये इंश्योर करना है कि उसमें डे केयर ट्रीटमेंट जरूर इंक्लूडेड हो, ताकि अगर आपका एक दिन के अंदर भी ट्रीटमेंट हो जाता है तो आपको क्लेम का अमाउंट मिल जाए। लास्ट पॉइंट है वेटिंग पीरियड। मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय अगर आपको पहले से ही कोई डिजीज़ है तो उस डिजीज़ के इलाज के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको डायबिटीज़ है और आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो और आपकी इंश्योरेंस कंपनी डायबिटीज़ पे 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। इसका मतलब 2 साल तक वो कंपनी आपको कोई भी पेमेंट नहीं करेगी डायबिटीज़ से रिलेटेड किसी भी इलाज के लिए। 2 साल के बाद ही वो कंपनी आपके डायबिटीज़ के इलाज के लिए खर्चों का भार अपने कंधे पे लेगी। इसीलिए जब भी आप कोई इंश्योरेंस खरीदे तो आपको ये इंश्योर करना है कि जितना कम वेटिंग पीरियड हो सके किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड स्कैम से आप बच सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय टर्म्स एंड कंडीशंस को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। ये कंपनीज इसका फ़ायदा उठाती है और हमारे साथ स्कैम करती है। अगर हम सभी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ध्यान दें और सही से पढ़ के हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे तो हमारे साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं होगा। हमारे क्लेम्स बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे और हमारे जेब से कोई भी पैसा फालतू में बर्बाद नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड स्कैम हुआ है या आपके किसी जानने वाले के साथ इस तरह का कोई स्कैम हुआ है तो आप प्लीज़ अपनी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू।